हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। आई लव माई किडनैपर। आप सुन चुके हैं 45 चैप्टर, तो अब बारी है 46वें चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। चैप्टर 46, कैंडी किस। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सिद्धार्थ को ऐसे कैंडी खाते देख अलीशा उससे बोली, तुम कितने बेदर्दी हो, तुम ऐसे कैसे कैंडी खा सकते हो? सिद्धार्थ अलीशा को देखा और बोला, क्या कैंडी खाने का भी कोई तरीका होता है? सिद्धार्थ का जवाब देती हुई अलीशा गर्व से अपना सर उठाकर बोली, हाँ बिल्कुल। फिर वह सिद्धार्थ के तरफ हल्का सा मुड़ी और बोली, देखो मैं दिखाती हूँ। फिर उसने एक कैंडी अनरैप किया और उसे अपने मुंह में डालकर अपनी आंख बंद कर उसके स्वाद का पूरा मजा लेती हुई उसे धीरे धीरे खाने लगी। अलीशा को ऐसे कैंडी खाते देख सिद्धार्थ का गला सूखने लगा और उसने एक ही सांस में अपने हाथ में पकड़ा काढ़ा को पी लिया। लेकिन काढ़ा कड़वा होने के कारण उसे खांसी आने लगी, जिससे अलीशा ने आंख खोलकर उसे देखा और बोली, हो, तुमने एक ही बार में पूरा पी लिया। सिद्धार्थ झुककर खांस रहा था। अलीशा ने उसके पीठ को सहलाया और उसे एक और कैंडी ऑफर किया। सिद्धार्थ अलीशा को माना कर रहा था, लेकिन अलीशा उसे फोर्स करती हुई बोली, अरे खा लो, तुम्हें कड़वा काम लगेगा इससे। सिद्धार्थ ने अपना सरना में हिलाया, पर अलीशा ने उसके सामने अपना कैंडी वाला हाथ लाते हुए बोली, एक तो ले लो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। सिद्धार्थ ने अलीशा के हाथों के कैंडी को एक बार देखा और उन्हें अपने हाथों से पकड़ अपने तरफ खींचा और उठकर अलीशा के होठों पर अपने होठों को टिका दिया। अलीशा हमेशा की तरह उसके ऐसे अचानक के मोमेंट से स्तब्ध रह गई और कुछ नहीं कर सकी। वो बिना पलक झपके और बिना हिले डुले बस बैठी रही। हालांकि वो दोनों कई बार किस कर चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ का हर किस अलीशा को जमा कर रख देता था और उसका दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता था। सिद्धार्थ ने अलीशा धीरे धीरे किस करना शुरू किया और अलीशा के मीठे होंठों का स्वाद लेने लगा। उसने धीरे से अलीशा के मुंह के कैंडी को अपने मुंह में ले लिया, अपने टंग को उसके मुंह में इंटर कर दिया। उसके ऐसे करने से अलीशा को सिद्धार्थ के मुंह का कड़वा स्वाद महसूस हुआ और उसने 3 बार अपने पलके झपकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में सिद्धार्थ और अलीशा के मुंह का स्वाद एक हो गया और फिर कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों अलग हुए। सिद्धार्थ ने अलीशा के चेहरे को अपने हथेलियों में पकड़ कर रखा था और उसे देख रहा था। अलीशा अपनी आंखें बंद कर खुद की सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। सिद्धार्थ ने अलीशा के होठों को देखा, जो सिद्धार्थ के किस करने के कारण भीग चुके थे और थोड़े लाल हो गए थे। सिद्धार्थ ने अलीशा के होठों को अपने अंगूठे से पोंछा और फिर उससे धीमी वॉइस में बोला, मुझे मीठी चीजें खास पसंद नहीं है, पर ये जो मीठा आज मैंने खाया है ये मेरा फेवरेट है। अलीशा को पता था कि सिद्धार्थ उसके लिप्स की बात कर रहा है, इसलिए उसकी बात सुन अलीशा के गाल लाल हो गए थे। अलीशा ने अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ के आंखों में देखकर बोली, क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो? सिद्धार्थ ने अलीशा का जवाब दिया, जैसा भी हूं, अब जल्द ही तुम्हारा पति बनने वाला हूं, तो इस बदतमीज लड़के के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाओ। थोड़ी देर में अलीशा ने सिद्धार्थ को अपने बेड में लेटा दिया और बोली, यहाँ आराम करो, मैं बाहर जा रही हूँ। और वह वहां से जाने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोला, तुम कैसी लड़की हो, अपने होने वाले पति को ऐसे बीमारी के हालत में कैसे छोड़कर जा सकती हो? अलीशा ने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथ से प्यार से हटाते हुए प्यार से कहा, माय फ्यूचर हस्बैंड, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, आपने यहाँ आने के बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया है। सिद्धार्थ उसके हाथों को छोड़कर बोला, जल्दी आना। और जवाब में अलीशा ने एक स्माइल करते हुए वहां से चली गई। जहां इन दोनों का रिश्ता पक्का किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ आराध्या मिशा से परेशान थी, क्योंकि मिशा हर वक्त और हर जगह उसका पीछा करती थी। आराध्या जहां भी जाती, मिशा उस पर नजर रखने वहां जा पहुंचती। शुरू में तो आराध्या को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पूरे 1 मंथ बाद भी जब मिशा उस पर लगातार नजर रखे जा रही थी तो वह इरिटेट होने लगी। आराध्या एक कॉफी शॉप पर बैठी थी और कॉफी पी रही थी। तभी उसे अलीशा का कॉल आया। उसने अलीशा से कहा, हाँ बोल अली, इतनी सुबह से कैसे याद किया तूने? दूसरी तरफ अलीशा बोली, यार ये सिद्धार्थ अपने पूरे फैमिली वालों के साथ मेरे घर पर रिश्ता लेकर आया है। आराध्या कॉफी पीते हुए अटक गई और खांसते हुए बोली, क्या? तो क्या तूने शादी के लिए हाँ कह दी?
अलीशा अपना मुंह बनाते हुए बोली, तो और क्या करती? तुझे सब कुछ तो पहले से ही पता है, तो फिर ये भी जानती होगी कि मेरे मना करने का क्या नतीजा होगा। खैर ये छोड़, मेरी तो लग ही गई है। तू ये बता, तू अभी कहाँ है? आराध्या ने जवाब दिया, मेरे फेवरेट कॉफी शॉप में हूँ। क्यों? अलीशा बोली, अरे मुझे इन बड़े बूढ़े लोगों के बीच से निकलना था, लेकिन चाची मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रही है। आराध्या बोली, और अच्छा समझ गई मैं अभी। उसके कुछ भी आगे कहने से पहले उसे अपने मोबाइल पर बीप बीप की आवाज सुनाई थी, इसलिए उसने अलीशा से 1 मिनट का समय मांगा और अपने कान से फोन हटाकर चेक किया कि उसे और कौन कॉल कर रहा है। उसने स्क्रीन देखा जिस पे माई ट्रू लव लिखा हुआ था। आराध्या ने अपने भान सिकोड़कर उस नाम को पढ़ा और मन में बोली, ये कौन सा लव है जो मैंने कभी किया भी नहीं और मेरे मोबाइल में आ गया है। उसने कॉल उठाया और बोली, हेलो कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा पति। आराध्या ने सोचते हुए कहा, मेरा पति? फिर उसे याद आया कि उसकी 1 मंथ पहले शादी हो चुकी है और वह बोली, तुमने ये किया है? देव बोला, मैंने क्या किया है? आराध्या बोली, ये जो नंबर सेव है ये तुमने किया है ना? देव बोला, क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? आराध्या बोली, अब इसमें अच्छा लगने वाला क्या है, मैं जान सकती हूँ? देव बोला, अरे ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल मुझे एक जरूरी बात बतानी है तुम्हें। आराध्या बोली, कैसी जरूरी बात, बोलो। देव बोला, पहले तुम यहाँ आओ फिर बताता हूँ, और हाँ जल्दी आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। और ऐसा कह उसने आराध्या की बात सुन बिना ही कॉल काट दिया। आराध्या ने अपने फोन को गुस्से से देखा और बोली, ये आदमी मुझे परेशान करके रखा है सच में। फिर उसने अलीशा को कॉल लगा कर कहा, यार मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मैं नहीं आ सकती, सॉरी। अलीशा ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, क्या यार, मुझे सिर्फ तुझे आस थी और तू ही। खैर छोड़, जा अपना काम कर ले, बाय। और फिर दोनों ने कॉल काट दिया। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट चैप्टर 47, रूम नंबर 1997। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। कॉल करते ही आराध्या के मोबाइल में देव ने लोकेशन भेजा, जिसे देख आराध्या की भौहें तंग गई और वह खुद से बोली, ये मुझे यहाँ क्यों बुला रहा है? वो ये सोच ही रही थी कि उसे दूसरा मैसेज आया, यहाँ जल्दी पहुंचो। आराध्या मैसेज को पढ़ते ही अपना बैग उठाए और बिल पे कर वहां से चली गई। आधे घंटे में वह एक लग्जरी होटल में पहुंच गई, जहां उसे एंट्रेंस में एक होटल स्टाफ उसके नाम का बोर्ड लिए उसे दिखा। वह उसके पास गई और अपना इंट्रो देते हुए बोली, क्या आपको देव ने यहाँ भेजा है? स्टाफ ने शालीनता से जवाब दिया, जी मैम। फिर उसने अपने हाथ से आराध्या को रास्ता दिखाते हुए उससे बोला, आप मेरे साथ चलिए मैम, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। आराध्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। स्टाफ ने आराध्या को लिफ्ट के जरिए 3rd फ्लोर के रूम नंबर 1997 में ले गया। उसने आराध्या को रूम के दरवाजे तक छोड़ा और वापस चला गया। आराध्या ने अपने कंधे पर बैग चढ़ते हुए उस रूम के अंदर एंटर हुई। वो तुम बहुत ही लग्जरी और बहुत ही खूबसूरत था। आराध्या ने पूरे रूम को देखा और उसकी तारीफ करती हुई बोली, यार ये अमीर लोगों के मजे होते हैं, मेरा तो पूरा घर भी इस एक रूम में समा जाएगा। वैसे न जाने देव ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। और फिर वह देव को ढूंढने लगी। आगे जाते ही उसे एक डोर दिखा, जिसे उसने धीरे से खोला और चुपके से अंदर झांकती हुई बोली, देव, क्या तुम यहाँ हो? और उसे देव ने जवाब दिया, हाँ। देव डोर के बगल के सोफे में बैठा हुआ था, जिसके कारण आराध्या उसे देख नहीं सकती थी। तो देव की आवाज सुनते ही वह धड़धड़ा कर अंदर घुसते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? घर काम था जो तुम मुझे यहाँ। और अंदर जाते ही आराध्या के मुंह की बात उसके मुंह में ही रह गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ। हेलो मिस्टर जोसफ। उसने सिद्धार्थ को गुस्से से देखा पर अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए अपने दांतों को पिसते हुए कहा, बेबी मुझे पहले बता नहीं सकते थे कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो? आराध्या के मुंह से बेबी सुन जोसफ ने देव से पूछा, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? देव स्माइल करता हुआ उठा और आराध्या के बगल में जाकर उसके कंधे में हाथ रखते हुए उसे अपने पास खींचा और बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी पत्नी है। जोसफ ये सुनते ही खड़ा हो गया और रिस्पेक्ट से झुककर आराध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिसेज ओबोरो। मिसेज ओबोरो। यह सुन आराध्या 2 मिनट शॉक में थी, लेकिन अगले ही पल वह आगे बढ़ी और अपने चेहरे पर स्माइल लाकर जोसफ से हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो सर। प्लीज मुझे सर मत कहिए। फिर उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए आराध्या को बैठने कहा। आराध्या ने परमिशन लेने के लिए देव की तरफ देखा और देव ने अपनी पलकें झुका उसे हाँ कहा।
फिर देव और आराध्या मिस्टर जोसेफ के साथ बैठकर बातें करने लगे। जोसेफ बोला, वैसे आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर देव। देव टेबल पे रखे बियर के बोतल को उठा ग्लास में डालता हुआ जोसेफ से बोला, हाँ कहिए। जोसेफ आगे बोला, आपकी पत्नी बाला की खूबसूरत है, आपको यह मिल कहाँ गई? देव के चेहरे की स्माइल और लंबी हो गई और वह बोला, ये मेरा सीक्रेट है तो सॉरी मैं ये आपको नहीं बताने वाला। और उसने जोसेफ की तरफ ग्लास बढ़ाकर आगे कहा, वैसे मैंने इसे आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये आपसे मिलना चाहती थी। जोसेफ ने एक सीप लिया और बोला, मुझसे पर क्यों? देव आगे कुछ कहता उससे पहले ही आराध्या बोली, वो सर मुझे भी एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैंने कुछ साल ड्रामा भी सीखा है। मैंने बहुत बार आपसे मिलने की कोशिश की थी लेकिन हमेशा नाकाम हो जाती थी। क्या आप मुझे आपके आने वाली किसी भी छोटी मोटी मूवी, टीवी सीरियल या कुछ भी हो उसमें एक छोटा सा रोल प्ले करने का मौका दे सकते हैं? आराध्या को रिक्वेस्ट करता देख जोसेफ बोला, अरे बिल्कुल मिसेज ओबेरॉय, आप जो भी रोल चाहें वो प्ले कर सकती है। मैं डायरेक्टर से बात करूंगा और जल्द ही आपको इन्फॉर्म करूंगा। जोसेफ की बात सुन आराध्या के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई जिसे देख देव को भी बहुत खुशी मिल रही थी और उसने एक ग्लास आराध्या की तरफ सरकते हुए कहा, लो तुम भी एंजॉय करो। आराध्या ने उस ग्लास को देखा और देव से बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती। जिसे सुन देव धीरे से बोला, झूठी कहीं की। आराध्या देव की बात ठीक से सुन नहीं पाई तो वह उसके पास आकर बोली, क्या कहा तुमने? तो देव ने ग्लास उठाया और कुछ नहीं कहकर पीने लगा। कुछ ही देर में देव और जोसेफ बातें करते हुए इतनी पी चुके थे कि देव का सर चकराने लगा था। आराध्या उसे रोकने की कोशिश कर रही थी मगर देव उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद जोसेफ का असिस्टेंट वहां आया और जोसेफ को अपने साथ ले गया और देव वही सोफे पर नशे की हालत में एक तरफ लुढ़क गया। आराध्या ने नाखुश होकर देव को देखा और बोली, ये कभी भी मेरी बात क्यों नहीं मानता? मना किया था इतनी पीने को लेकिन मेरी एक नहीं सुनी इसने। पहले डींगे हाँक रहा था कि मुझे नहीं चढ़ती और अब देखो ऐसे पड़ा है जैसे रास्ते में कोई कूड़ा फेंका हुआ रहता है। आराध्या उठकर देव के सामने आकर जमीन पर बैठ गई और उसे हिलाते हुए उठने लगी। देव, देव, उठो हमें घर जाना है। 2 से 4 बार अपना नाम पुकारे जाने पर देव ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराता हुआ बोला, बेबी तुम हो। और फिर उसने आराध्या के गर्दन को पर अपना हाथ रख उसे गले लगाते हुए कहा, बेबी मुझे घर नहीं जाना। आराध्या ने ये सुना और वह गुस्से से खड़ी होकर बोली, इसलिए माना कर रही थी पीने के लिए लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं मानते हो। अब चलो चुपचाप घर। आराध्या को खुद पर ऐसे चिल्लाता सुन देव मुश्किल से उठकर बैठा और एकटक आराध्या को देखने लगा। आराध्या ने जब अपनी बात खत्म कर ली तो वह देव को गुस्से से घूरती हुई देखकर बोली, अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठो और घर चलो। देव थोड़ी देर ऐसे ही आराध्या को देखता रहा लेकिन फिर अचानक ही रोने लगा और रोते हुए बोला, मुझे घर नहीं जाना। और उसने अपना हाथ पांव पटकना शुरू कर दिया। आराध्या ने देव को 1 महीने में सबको डराते देखा था, कितनों को मारते देखा था और सबके ऊपर रौब जमाते देखा था लेकिन आज देव का ऐसा रूप देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देव बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के जैसे अपने हाथ पांव पटक कर रोते हुए घर न जाने की जिद कर रहा था। आराध्या कुछ समय तो ऐसे ही देव को रोते हुए देखती रही लेकिन जब देव की आवाज ऊंची होने लगी तो वह जल्दी से उसके पास गई और उसे चुप करने की कोशिश करने लगी। वह देव को बच्चों के जैसे ट्रीट करती हुई बोली, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें घर जाने को नहीं कहूंगी। देव आराध्या की बात सुन खुश हो गया और उसके कमर को अपने आर्म्स में लपेट उसे गले लगाकर बोला, थैंक यू बेबी। देव का सर आराध्या की टमी पर था क्योंकि आराध्या खड़ी थी और देव बैठा था। आराध्या जानती थी कि देव नशे में होने के कारण ऐसे हरकत कर रहा है इसलिए वह उसे समझती हुई बोली, लेकिन देव घर जाना जरूरी है ना? देव दोबारा से घर का नाम सुन आराध्या के कमर को और टाइट हक करके बोला, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, वहां मिशा है। वो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करने देती। फिर उसने सर उठाकर आराध्या के देखा और स्माइल करता हुआ बोला, लेकिन यहाँ कोई नहीं है और मेरी परमिशन के बिना कोई आ भी नहीं सकता है। आराध्या ने देव की बात समझी तो जल्दी से देव को धक्का दे खुद से दूर कर वह मुड़कर जाने लगी पर देव ने उसका हाथ पकड़ा और अपने तरफ खींचकर उसे अपने हाथों से ग्रेब करता हुआ उसके कान में बोला, आज नहीं। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 48। देव की प्यारी सी जिद। लेट्स स्टार्ट टंग आउट।
देव आराध्या को ले उस सोफे पे लुढ़क गया और उससे बोला, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। देव की बात सुन आराध्या उसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए उससे बोली, देव छोड़ो मुझे, तुम नशे में हो और हमें घर जाना है। घर, ये बोलते ही आराध्या थोड़ी देर चुप हो गई क्योंकि देव घर का नाम सुनते ही सिसकना शुरू हो गया था। आराध्या बोली, सॉरी सॉरी, घर नहीं जाएंगे लेकिन एटलीस्ट बेड में तो चलो। देव नशे में होने के बावजूद समझ पा रहा था कि उस छोटे से सोफे में वो आराध्या के साथ नहीं सो सकता, इसलिए वह उठकर बैठ गया और आराध्या से बोला, चलो बेड में। और वह उठकर खड़ा हुआ और आराध्या को अपने कंधे में उठा लिया। आराध्या बोली, देव मैं गिर जाऊंगी, छोड़ो मुझे। लेकिन देव लड़खड़ाते हुए चलता हुआ बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली जाओगी पहले के जैसे। देव के पाँव के साथ उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, इसलिए वह क्या बोल रहा है ठीक से आराध्या को समझ नहीं आ रहा था। देव उसे ऐसे ही कंधे में उठाकर बेडरूम में गया और फिर उसे बेड पर फेंक दिया। आराध्या बेड में फेंके जाने के बाद जल्दी से मुड़ी और घुटनों के बाल चलती हुई बेड के दूसरे तरफ खड़ी हो गई। देव ने जब यह देखा तो वह बोला, बेबी इधर आओ। आराध्या बोली, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही हूँ। बार बार बुलाने पर भी जब आराध्या देव के पास नहीं आई तो देव वही फ्लोर पर पाँव फैलाकर बैठ गया और बच्चों के जैसे जोर जोर से रोने लगा। उसे फिर से रोता हुआ देख आराध्या इरिटेट होते हुए खुद से बोली, हे भगवान, आज इसे क्या हो गया है। फिर वह अपने पाँव पटकते हुए उसके पास आए और गुस्से से उसे डांटते हुए बोली, चुप। देव आराध्या की तेज आवाज सुन चुप होकर इसे देखने लगा। आराध्या अपने हाथों पर उंगली रखती हुई बोली, एकदम चुप। अब अगर एक भी बार तुम और रोए न तो मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी। देव की आंखों में आंसू थे, वो सच में रो रहा था। आराध्या ने जब उसके आंखों से बहते आंसुओं को देखा तो उसे देव के लिए थोड़ा बुरा लगा और वह देव के पास घुटनों के बाल बैठ गई। उसने देव के आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछा और उससे बोली, देव मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ तो प्लीज ऐसे रोना बंद करो, मुझे तुम्हें ऐसे रोते देख अच्छा नहीं लगता। देव ने अपनी भीगी पलकें उठाकर आराध्या को देखा और उससे पूछा, क्या तुम सच में अब मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। आराध्या ने जवाब दिया, जब तक तुम नहीं कहते मैं नहीं जाऊंगी, अब रोना बंद करो। देव ने आराध्या की बात सुनी और उसे जोर से गले लगाकर बोला, आराध्या थैंक यू। पता नहीं क्यों लेकिन देव का वो हग आराध्या को यह एहसास दिला रहा था जैसे देव को सच में उसकी जरूरत है, इसलिए उसने देव के सर को सहलाते हुए कहा, अब बेड में चलें। देव आराध्या की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाकर उससे दूर हुआ और आराध्या उसका हाथ पकड़ खड़ी हो गई। फिर उसने देव को बेड में ले जाकर बैठ दिया। देव सर उठाकर आराध्या को देख रहा था और आराध्या देव को वहां बैठाने के बाद एक स्माइल के साथ उसके टाई को खोलने लगी। टाई के बाद उसने देव के जैकेट निकले और फिर नीचे झुककर उसके शूज को भी उसके पांव से निकले। वो एकदम एक मॉम जो अपने बच्चे को स्कूल से आने के बाद उसके यूनिफॉर्म को चेंज करने की उसके क्लोथ्स ओपन करती है, वैसे ही आराध्या ने भी देव के साथ किया। फिर उसने देव के सर को सहलाया और बोली, चलो अब एक गुड बॉय के जैसे सो जाओ। देव ने आराध्या के चेहरे को देखा और इनोसेंटली कहा, मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज। आराध्या इस बार बिना और कुछ कहे चुपचाप देव को बेड में लिटा उसके बगल में जाकर लेट गई। उसने ब्लैंकेट को खींचा और देव से बोली, देखो अब तो मैं भी तुम्हारे बगल में हूं तो अब तो सो जाओ। देव जल्दी से आराध्या के पास सरकता हुआ आया और उसे कटल कर उसके सीने में अपना सर रखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम भी सो जाओ। आराध्या के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, सो वह देव के सर को सहलाते हुए सो गई। हालांकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन देव नशे में होने के कारण सो रहा था और आराध्या उसे सुलाने के चक्कर में वही लॉबी में मिशा आराध्या और देव के कमरे के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया और उसे वहां से जाने को कह दिया। वो होटल खुद देव का था, इसलिए मिशा के पास वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ना चाहते हुए उसे वहां से बाहर जाना पड़ा और ऐसा करने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पलटकर उस होटल को देखा और खुद में बोली, इस बार तुम बच गई आराध्या। मुझे पूरा यकीन है कि तुम देव को धोखा जरूर दोगी और बस वही एक पल मेरे लिए काफी होगा। मुझे पता है देव मुझसे सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से भी नहीं। अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो अभी तक मुझे अपने घर से जाने बोल चुका होता। कोई बात नहीं, तुम उसके लिए बस एक न्यू डॉल हो और जब उसका मन तुम पर से खत्म हो जाएगा वो खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएगा। उसने एक डेविल स्माइल किया और बोली,
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगी, या फिर हो सकता है कि छीनने के लिए तुम बचो ही ना। इधर आराध्या देव को गले लगाकर प्यार से सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अलीशा और सिद्धार्थ का रिश्ता पक्का हो गया और दोनों फैमिली ने मिलकर डिनर करने का फैसला किया। लेकिन उनका डाइनिंग टेबल काफी छोटा था, तो उसे देखते हुए श्रद्धा बोली, हम इतने सारे लोग इस छोटे से डाइनिंग में बैठकर कैसे खाएंगे। सिद्धार्थ के दादाजी ने श्रद्धा की मन की बात भांप ली और बोले, चलो आज हम सब जमीन पर बैठकर फैमिली डिनर करते हैं। उनकी बात सुन चित्रा तो खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ दादाजी, बिल्कुल एक इंडियन फैमिली के जैसे। पर श्रद्धा को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह बोली, आप लोग इतने बड़े घर के लोग हैं, हम आप लोगों को ऐसे जमीन पर कैसे बैठाकर खिला सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 49, आधी अधूरी यादें। हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि आगे के चैप्टर 1-2 दिन के गैप में हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, तो प्लीज आगे लेट चैप्टर के लिए मैं अभी से माफी मांगती हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी कंडीशन समझेंगे और मुझे माफ करेंगे। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सिद्धार्थ के दादाजी ने श्रद्धा से कहा, अरे बेटी, मैंने बचपन में जमीन में बैठकर ही खाना खाया है। हम हमेशा से इतने अमीर नहीं थे जितना अभी है। अपने पिता के बातों में सिद्धार्थ के डैड ने हामी भरते हुए कहा, हाँ डैड सही बोल रहे हैं, मैंने भी अपना बचपन गरीबी में ही बिताया है। फिर उन्होंने अपने बॉडी गुसार्ड को देखा और उन्हें ऑर्डर देते हुए आगे कहा, इस डाइनिंग को कुछ समय के लिए साइड में कर दो ताकि हम लोग यहाँ खाना खा सके। उनकी बात सुनते ही सारे गुसार्ड्स हरकत में आ गए और 5 मिनट में वहाँ का एरिया खाली हो गया। श्रद्धा ने कई बार मना किया, लेकिन सिद्धार्थ के डैड ने उनकी एक नहीं मानी और चित्रा और विभव के साथ मिलकर उन्होंने सबके लिए फ्लोर पर बिछौना लगा दिया। जब ये सब हो रहा था तब अलीशा सिद्धार्थ के साथ अपने रूम में थी और उसके सिरहाने में बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। सिद्धार्थ काढ़ा पीने के बाद एक गहरी नींद में सो रहा था और श्रद्धा ने अलीशा को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि वह सिद्धार्थ के उठने तक उसी के पास बैठेगी। अलीशा ने अपनी तीसरी बुक लगभग कंप्लीट कर ली थी, तभी सिद्धार्थ की नींद खुली और उसने अपने सिरहाने के पास अलीशा को देखा। वह अभी भी अपने बुक में खोई हुई थी। सिद्धार्थ थोड़ा उठते हुए बोला, मैं कब से सो रहा हूँ। सिद्धार्थ की आवाज सुन अलीशा ने अपने हाथ में रखे बुक को एक साइड में रखा और बोली, पता नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने गई थी, पर जब मैं आई तो तुम सो चुके थे। मैंने तुम्हें जगाना चाहा पर चाची जी ने मुझे डांट लगा दी और मुझे तुम्हारे पास बैठने का ऑर्डर भी दे दिया। सिद्धार्थ आगे बोला, तो तुम यहाँ कब से बैठी हो। अलीशा ने अपने रिट्स वॉच में टाइम देखा और बोली, हे नारायण, मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठी हूँ। फिर वह खुद में ही बड़बड़ाए और मुझे पता भी नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है। सिद्धार्थ को अलीशा का ऐसे लापरवाह होकर खुद से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। सिद्धार्थ उठ के बैठा और अपने अपने कपड़े ठीक करता हुआ अलीशा को मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, तुम्हारा ऐसे खुद बात करना मुझे हमेशा किसी की याद दिला देता है। अलीशा ने अपनी नजरें वॉच से हटाकर सिद्धार्थ की तरफ करते हुए कहा, किसकी। अलीशा के सवाल को सुन पहले तो सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बात बदलते हुए बोला, वो छोड़ो, मेरी फैमिली कहाँ है। अलीशा ने जवाब दिया, बाहर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वैसे बाहर से काफी आवाजें आ रही थी और मुझे जाकर देखने का मन भी कर रहा था, पर मैं चाची के ऑर्डर्स के कारण यहाँ बैठी थी। पेंसिव फेस। सिद्धार्थ खड़ा हुआ और अलीशा के सर को प्यार से टैप कर उससे बोला, मैं अब जाग गया हूँ, तो चलो अब बाहर चलते हैं। वैसे भी अब मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। अलीशा ने सर उठाकर सिद्धार्थ को देखा और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए वह जल्दी से उठ गई। फिर दोनों कमरे से एक साथ बाहर आए। अलीशा सिद्धार्थ से बात करती हुई बाहर आ रही थी। सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया, अलीशा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे कमरे में सबकी फोटोज देखी, लेकिन। अलीशा सिद्धार्थ के सवाल को पहले ही समझ गई थी और उसने सिद्धार्थ के सवाल को पूरा होने से पहले ही जवाब दिया, मुझे मेरे माँ बाबा याद नहीं। अलीशा के जवाब को सुन सिद्धार्थ के भान तन गए और वह बोला, याद नहीं मतलब। अलीशा अपने सर को नीचे झुकाकर सिद्धार्थ से बोली, मुझे मेरे 15 साल से पहले की जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। मुझे ये भी याद नहीं कि मेरे माँ पापा की मौत एक्चुअली में कैसे हुई थी। मुझे नहीं मेरे माँ का फेस याद है और न ही उनके साथ बिताए पल। सिद्धार्थ एकदम ध्यान से अलीशा की बात सुन रहा था, तभी राज उनके पीछे से आकर अचानक से बोला, क्या कर रहे हो तुम दोनों।
राज के ऐसे अचानक से आने से अलीशा थोड़ी डर गई और खुद को शांत करने के लिए अपने सीने में हाथ रख उसने एक लंबी सांस भरी और राज से बोली, भैया आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मुझे हमेशा डरा देते हैं। राज ने अलीशा के कंधे में अपना हाथ लटकाया और बोला, वो क्या है ना किट्टी कि तुझे ऐसे डराने में मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। वैसे मैं हमें माँ ने डिनर के लिए बुलाया है तो चलते हैं। और इतना कह राज अलीशा को अपने साथ ले गया। अलीशा ने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखा और बोली, मैं तुम्हें अपने बारे में बाकी की बात मैसेज में बता दूंगी। राज अलीशा की बात सुन बोला, कौन सी बात? तो अलीशा बात बनाते हुए बोली, अरे भाई मेरे पसंद नापसंद यही सब। राज बोला, ओ, और फिर वो सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला, तो मेरे घर के होने वाले दामन जी आप हमारे साथ चल रहे हैं कि अभी से आरती सजानी पड़ेगी आपको साथ ले जाने के लिए? सिद्धार्थ राज की बात सुन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वो चुप था लेकिन उसके मन में अलीशा को लेकर बहुत से सवाल थे जो उसे जानने थे। जब अलीशा राज और सिद्धार्थ के साथ बाहर हाल में आई तो अपने हाल को देख अलीशा सिर्फ इतना बोल सकी, ये क्या है? उसकी आवाज सुन दिनेश बोला, ये सिद्धार्थ के दादाजी का फैसला है। वो चाहते हैं कि हम सब साथ में फ्लोर पर बैठकर खाना खाएं। अलीशा ये सुन स्माइल करते हुए बोली, ऑसम। फिर उसने अपने कंधे से राज का हाथ हटाया और दौड़कर दादाजी के बगल में बैठकर बोली, वाह दादाजी आपने तो मस्त काम किया है। दादाजी थोड़ा सोचते हुए बोले, मस्त? तो राज ने उनको समझाते हुए कहा, इस पगली का कहना है, अच्छा। दादाजी बोले, ओ। फिर उन्होंने पार्थ को अपने पास बुलाया और अलीशा के बगल में बैठा कर कहा, मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक अलीशा के फैमिली को माना लिया, अब शादी की आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। सिद्धार्थ ने अपने दादाजी के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोला, आप फिक्र मत करिए दादाजी, शादी 1 महीने के अंदर ही हो जाएगी। सिद्धार्थ की बात सुन उसके दादाजी खुश होते हुए अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ा और खुशी खुशी बोले, थैंक यू बेटा, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी शादी देखे बिना ही मर। अलीशा उन्हें बीच में रोकते हुए बोली, दादाजी आप फिक्र न करें, आप सिद्धार्थ क्या उसके बच्चों की भी शादी देख पाएंगे। अलीशा की बात सुन सिद्धार्थ ने अपना सर धीरे से उसके तरफ घुमाकर डैडली वॉइस में बोला, मेरे बच्चों की शादी। सिद्धार्थ के बात को दोहराने से अलीशा को समझ आया कि अभी उसने क्या कह दिया है, और उसने तुरंत ही सामने रखा एप्पल का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में लिया और इधर उधर देखने लगी। सिद्धार्थ और अलीशा की ऐसी नोक झोंक देख वहां बैठे सबको हंसी आ गई थी। थोड़ी देर बाद सब अलीशा का मजाक उड़ाने के बाद सभी ने एक साथ फ्लोर पर बैठकर खाना खाया और डिनर के बाद सिद्धार्थ की फैमिली ने वहां से जाने से पहले सिद्धार्थ और अलीशा की एंगेजमेंट की तारीख तय किया और फिर वहां से चले गए। जाने से पहले सिद्धार्थ अलीशा को एकांत में ले जा हमेशा की तरह गुड बाय किस किया और जल्द मिलके उसके बारे में पूरी जानकारी लेने को कह वहां से चला गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आगे के चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी सस्पेंस से भरी हुई भी। मुझे तो मन कर रहा था कि आज ही सब रिवील कर दूं लेकिन ऐसे में मजा किरकिरा हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैप्टर समाप्त हुआ, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की लास्ट चैप्टर 50। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेट्स स्टार्ट टंग आउट। आधी रात रॉयल होटल। देव की नींद खुली और वह उठते ही बाथरूम के लिए भागा। वह अभी भी आधी नींद में था, तो उसे आराध्या का अपने साथ रहना याद नहीं था। फ्रेश होने के बाद उसने अपना मुंह धोने ठंडा पानी अपने चेहरे पे मारा। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ने से देव की नींद पूरी खुली और उसने खुद को मिरर में देखते हुए कुछ घंटों पहले की अपनी बचकानी हरकतों को याद करते हुए खुद से कहा, अरे यार, ये मैंने क्या किया है उसके सामने। उसने अपना सर घुमा, बाथरूम के दरवाजे को देखा और वापस मिरर को देखने लगा। उसे अपनी आज उसने जो भी किया वो याद आ रहा था। उसे अपनी जिद, अपना बच्चों के जैसे रोना और आराध्या को अपने कंधे पर उठाना भी याद आ रहा था। उन सब यादों के बीच उसे कुछ बातें भी याद आए, अपनी कही गई बात, मुझे छोड़कर मत जाओ। आराध्या का देव के आंसू पोंछना और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सब याद आने के बाद देव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वह तुरंत ही आराध्या को देखने बाथरूम से बाहर आ गया। आराध्या गहरी नींद में सो रही थी। देव उसे देखकर स्माइल करता हुआ उसके पास आया और आराध्या के सिराहने बैठकर उसे देखने लगा। उसे देखते हुए देव ने अपनी उंगलियों से उसके माथे से लेकर उसके कानों तक एक लकीर सी खींचते हुए प्यार से उसे देखकर बोला,
मैंने इतने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है आराध्या। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है खुद से मिलने के लिए। मैंने 3 साल तुम्हारी तलाश की है और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। वो ऐसा कह आराध्या के चेहरे की तरफ थोड़ा झुका और उसके गीले बालों से पानी की बूंदें आराध्या के चेहरे पर गिरी। पानी की बूंद से आराध्या की नींद टूटी और उसने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे के इतना पास देव को देख वह जोर से चीखती हुई उठकर बैठ गई। उसके उठने से उसके माथे की देव के नोच से जोरदार टक्कर हो गई। देव अपने नाक को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए एक साइड हुआ और आराध्या ने जब देव को दर्द से कराह के साइड में झुकते देखा तो उसे समझ आया कि अभी उसने क्या किया है। आराध्या जल्दी से देव के पास आए और अपने घुटनों के बाल बैठकर देव से बोली, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर देव के हाथ को उसके नोच से हटाया। हे भगवान, तुम्हारे नाक से तो खून आ रहा है, आराध्या फिक्र करती हुई और डरी हुई आवाज में देव से बोली। फिर वह जल्दी से साइड टेबल से टिश्यू उठा देव के नोच से बह रहे खून को रोकती हुई देव को बेड में पीठ के बल लिटाते हुए बोली, ऐसे लेटो, मैं फास्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। और फिर वह जल्दी से उस रूम के सभी ड्रॉर को चेक करने लगी पर उसे वहां कुछ नहीं मिला। तो उसने देव से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं अभी रिसेप्शन से एक बॉक्स मांग के लाती हूँ। देव उसे अपने लिए ऐसे फिक्र करता देख मन ही मन खुश हो रहा था और थोड़ी देर ऐसे ही उससे लेट कर देखता रहा, लेकिन जिससे ही उसने बाहर जाने के लिए कहा, देव जल्दी से उठा और आराध्या का हाथ पकड़ उसे रोकता हुआ बोला, इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगा, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। आराध्या ने अपने हाथ को देखा और देव से बोली, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, कितना खून निकल। देव ने अपने नाक से अपना हाथ हटाया और आराध्या को दिखाया, जिसे देख आराध्या अचंभे में पड़ गई और जो भी वह बोल रही थी उसे भूल गई। वह देव के पास आए और उसके चीन को अपने उंगलियों से पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर दाएं से बाएं करती हुई आश्चर्य से देखती हुई बोली, ऐसा कैसा हो सकता है, क्या तुम कोई मैजिशियन हो। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपना हाथ हटाकर उसके आंखों में देखकर कहा, सच बताओ, तुमने ऐसा कैसे किया। उद्धरण चिन्ह। आराध्या की बातें सुन देव को हंसी आ गई और वह स्माइल करते हुए अपने नाक के बाकी के खून को पूछते हुए आराध्या को खींचता हुआ बेड के पास लाया और उसे बेड में बैठाकर खुद दूसरा टिश्यू लेने मुड़ा। आराध्या उसे ऐसा करते हुए देख रही थी और फिर एक बार उसने अपना सवाल दोहराया, देव बताओ ना, तुमने ऐसे कैसे किया। देव ने 2-3 टिश्यू एक साथ निकले और अपने खून को ठीक से पोंछ आराध्या के सामने आकर उसके घुटनों को पकड़ फ्लो पर बैठ गया। फिर उसने अपना सर ऊपर की तरफ उठा आराध्या के चेहरे को देखकर कहा, मेरी प्यारी भोली सी वाइफी, तुम शायद भूल रही हो, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हम माफियाज हैं और हमें अक्सर फाइट भी करना पड़ सकता है, और फाइट करते वक्त कई बार हमें ऐसी चोट लगती रहती है। तो हमें इस चोट को जल्द से जल्द कैसे ठीक करना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है। देव की बात सुन आराध्या के सारे डाउट क्लियर हो गए और फिर वह स्माइल कर देव को देखते हुए बोली, पता है, अगर कोई तुम्हें उन ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड के बिना देखे तो बिल्कुल भी यह नहीं कहेगा कि तुम एक माफिया हो। देव हंसता हुआ उठा और आराध्या के बगल में बैठकर बोला, हाँ ये बात तो है, लेकिन असलियत कोई नहीं बदल सकता। और फिर उसने आराध्या के नोज को पिंच करते हुए आगे कहा, और सच यह है कि मैं एक माफिया हूँ और अब तुम्हारा पति भी, और वो भी लीगली पति। आराध्या ने अपने नाक से देव का हाथ हटाया और बोली, हाँ हाँ पति देव, अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या अब हम घर चलें। देव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, और आराध्या साइड हक कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, आज रात बस मेरे साथ बिता लो ना। उद्धरण चिन्ह। देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने ये शादी मेरे फैमिली को मिशा से बचाने के लिए किया है, पर आराध्या, मैं सच कहूँ तो इस 1 महीने में मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। फिर उसने अपना सर आराध्या के कंधे से उठाया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले उससे बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं इस फेके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को रियल बनाना चाहता हूँ। देव की बात सुन आराध्या कुछ पल के लिए शून्य में चली गई थी, उसके शरीर ने क्षण भर के लिए काम करना बंद कर दिया था। फिर उसे देव की एक और बात सुनाई दी, बोलो ना आराध्या, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। आराध्या ने देव के सवाल का जवाब देते हुए अपना हाथ उससे छुड़ाया और बोली, सॉरी, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे किसी और की तलाश है। आराध्या ने अपनी नज़र देव से हटाए और फ्लो को देखते हुए बोली, माफ करना देव, लेकिन मैं तुम्हें क्या किसी को प्यार नहीं कर सकती। आराध्या की बात सुन देव खड़ा हुआ और उसके चेहरे को अपने तरफ घुमा उससे बोला, कोई बात नहीं, जिसकी भी तलाश हो तुम्हें वो मिले या न मिले, मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा कर ही रहूंगा।
देख लेना उस आदमी के साथ या उसके बिना तुम मेरी ही कहलाओगी। कोट। और इतना कह देव ने आराध्या के होंठों पर जल्दी से एक किस किया और बोला अब चलो काफी रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। देव के किस करने से आराध्या ने देव के हाथ में मरते हुए उससे कहा तुम इतने बेशर्म क्यों हो। देव ने स्माइल करते हुए आराध्या को देखा और ब्लैंकेट के अंदर घुसता हुआ बोला अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही पति हूँ तो चलो अब सो जाओ। आराध्या ने देव को गुस्से से देखा और बोली मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, देव बोला और फिर आराध्या को अपने तरफ खींचकर उसे अपने बगल में जबरदस्ती सुला उसके ऊपर अपने पाँव को रखकर बोला लेकिन तुम ऐसे बैठे रहो, मुझे ये पसंद नहीं। यार ये क्या बदतमीजी है। आराध्या देव के हाथ और पाँव के बने जंजीर के बीच फंसी हुई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोल रही थी देव मुझे कम से कम ठीक से लेटने तो दो। देव ने अपने हाथ पाँव की पकड़ थोड़ी ढीली की जिससे आराध्या कंफर्टेबल हो सके और जैसे ही वह ठीक से सोई देव उसे ब्लैंकेट उड़ाकर बोला चलो बातें करते हैं, वो भी पूरी रात। क्या बातें करेंगे हम पूरी रात, वो भी। आराध्या बोली हाँ ये बात तो सही है, तो चलो एक काम करते हैं, चलो हम गेम खेलते हैं। गेम का नाम सुन आराध्या बोली ये अच्छा आइडिया है, मेरे मोबाइल में एक गेम है, चलो हम दोनों वो साथ में खेलते हैं। देव ने आराध्या की बात मानी और आराध्या के बताए गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। फिर आराध्या ने उसे गेम के सारे फंक्शन समझाए। उसके बाद उन दोनों ने एक टीम बनाया और देव के कहेनुसार उस गेम को खेलना शुरू कर दिए। आगे की कहानी कल। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी।